स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। क्योंकि इससे पहले अपने सभी दैट मीन्स 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका है जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्कोप पढ़ा था। इवन मैं ये कहूंगी कि ये जो चैप्टर है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दैट्स द रीजन कि इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। इसको पूरा करना है। सेकेंड चैप्टर में से क्या है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जो कि आज का जो चैप्टर है उस लास्ट चैप्टर के बेस है, राइट। दैट मीन्स कि आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना होगा, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी 5 से 7 नंबर का जो पेपर है यहाँ से आता है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कौन सा टॉपिक है, बहुत बार रिपीट हुआ है। सो आज हम इस चैप्टर को करेंगे एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है। अब देखो आपको काफी सारे ईयर्स के डाटा दिए मिलेंगे, है ना। उन डाटा को आपको एनालिसिस करना है कि रीजन क्या है कि हमारा इस साल प्रॉफिट सबसे ज्यादा हुआ है, रीजन क्या है इस साल हमारा क्या है प्रॉफिट कम हुआ था, फिर नेक्स्ट ईयर हमारा इससे कम हुआ है। ये हमें जो हमारे पास जो डाटा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हमारे पास, फाइनेंशियल समझते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारी मॉनेटरी टर्म में हुई है उनको हमने क्या किया था, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया था। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट हमने अच्छे से रीड की थी कि जर्नल होता है, लेजर होता है, फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, देन उसके बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है, ठीक है। फिर हमारा बैलेंस शीट तैयार होता है, इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि डिपेंड करता है। क्योंकि अब देखो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मैं कहूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं। रीजन ये है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि अब जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कैसी है, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अच्छा जी, अब इसने बता तो दिया, ठीक है, ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, बट ये चैप्टर आया क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि इसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब ये होता है कि आपको स्टडी करना है, आपको विश्लेषण करना है कि रीजन क्या है, रीजन फाइंड आउट करना है कि हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो रिवेन्यू है, हमारे जो रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, हमारे और क्या हो सकता है, मतलब जो भी एक्टिविटीज है, हमारा जो सेल्स हो रही हैं वो इंक्रीज डिक्रीज किस बेस पे हो रही है, हमें वो बेस जानना है। इस एनालिसिस करने से हम क्या कर सकते हैं, रीजन ढूंढ पाते हैं और फाइनली फिर हम क्या कर पाएंगे, कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। इंटरप्रिटेशन होता है कि फाइनली हम ये पता लगा रहे कि इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है। जैसे कि एग्जाम के अंदर आप अगर ना पढ़े तो आपको पता है कि आपका क्या होने वाला है, रिजल्ट डाउन जाने वाला है, इवन आप फेल भी हो सकते हैं, है ना, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपके ना पढ़ने के कारण ढूंढने हैं, राइट, उसे हम कहेंगे एनालिसिस। फाइनली जो रिजल्ट हम निकालेंगे उसे हम कहेंगे इंटरप्रिटेशन। अब बात की जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल का मतलब पता लग गया, स्टेटमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर ये सभी के सभी ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब बात आ जाती है एनालिसिस के। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं मैं आपको कि ये जो एनालिसिस हम कैसे करते हैं। मान लो ये मेरे पास है रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, और इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएस, एसकेटी, म्यूजिक, ठीक है। इनके मार्क्स आए हैं, ये आउट ऑफ 100 में से है, ठीक है। एक में आए हैं 70, एक में आए हैं 80, एक में आए 95, एक में फिर 60, देन 92, ठीक है, 93 लिख लेते हैं और यहाँ पे 99 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट, दैट मीन्स आउट ऑफ 700 में से आने वाले। अब इनको मैं प्लस कर दूं तो कितना आने वाला है, 80 प्लस 95 प्लस 60 प्लस 92 प्लस 93 एंड प्लस 99। तो यहाँ पर 589 इसका स्कोर हो गया, ठीक है जी। अब अगर बात की जाए 589, एक सेकेंड, 589 डिवाइड 700, ठीक है। तो इसकी अगर मैंने परसेंटाइल निकाली तो यहाँ पे आ गया है 84.142% इसके मार्क्स आ गए। इज इट क्लियर।
अब यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड का रीजन क्या है कि मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। देन फाइनली आपको यहाँ पे नजर आता होगा कि स्टूडेंट्स का क्या होता है, रिमार्क होता है। कभी देखा है रिपोर्ट कार्ड? नहीं देखा तो आज आपको पता चल जाएगा रिपोर्ट कार्ड कुछ ऐसा होता है। ठीक है, रिमार्क में क्या दिखाया कि ये स्टूडेंट किस में ज्यादा ठीक है, किसमें वीक है, दैट मीन स्ट्रॉन्ग पॉइंट और उसके वीक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, और फाइनली ये बताया कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इवन क्लास में कैसा परफॉर्म करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, इंटेलिजेंसी पावर कैसी है, एक्टिविटी में कितना पार्ट लेता है, ये सारी की सारी डिटेल फाइनली कंक्लूजन में ड्रॉ कर दी है। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आपको ये बताया कि 84% आपका रिजल्ट आया है, क्या होगा, बहुत अच्छा है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को एवरेज लगेगा। अब यहाँ पर हमें ये विश्लेषण करना है, यहाँ पे हमें ये स्टडी करना है कि किस टॉपिक में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस टॉपिक में ज्यादा वीक है, जिसके बेस पे ये +1 में ये डिसाइड कर रहा है कि हाँ मुझे +1 में मैथ्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या है नॉन मेडिकल, मेडिकल, या फिर मैं कहूँ कॉमर्स, आर्ट या फिर ह्यूमैनिटी के कोई भी सब्जेक्ट को चूज करना चाह रहा है तो वो कौन सा चूज करे। ठीक है, सो यहाँ पर अब आपको 84% से आप जजमेंट तो नहीं ले सकते कि मैथ्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको स्पेशली एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैथ्स में कितने नंबर आए हैं, कितने कट गए हैं, या फिर अदर सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। जब हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स डाटा को, ये आपको कॉम्प्लेक्स डाटा है, मैं इसको जब सिंपल में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करूंगी तो उसे हम कहेंगे एनालिसिस कहेंगे। इज इट क्लियर? अब मैंने यहाँ पे देखो एक एक इंडिविजुअल आइटम्स को स्टडी कर रही हूँ तो मैं उसे एनालिसिस कर रही हूँ। फाइनली उनके बेस पे मैंने जब डिसीजन लिया, ये डिसीजन लिया कि हाँ मुझे मैथ्स लेना चाहिए क्योंकि मेरा 95 स्कोर हुआ है, हाँ मुझे क्या लेना चाहिए, एसकेटी भी ले सकते हैं क्योंकि अगर आप आर्ट के स्टूडेंट्स में आर्ट की स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो आप एसकेटी संस्कृत भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एनालिसिस किया, देन उसके बाद आपने डिसीजन फाइंड आउट किया, रिजल्ट निकाला, उसे हम कहेंगे इंटरप्रिटेशंस। फाइनेंशियल का मतलब पता लग गया, स्टेटमेंट का पता लग गया, स्टेटमेंट के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। दैट्स सिंपल पॉइंट। चलो अब इसकी थ्योरी के ऊपर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके जी, चलो ये कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये ऐसी नहीं है कि आप किसी भी डाटा को ऑन द मतलब एकदम से आप उसको आंसर दे देंगे, नहीं, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले आपके पास डाटा होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको एक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए सब काम। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है और क्रिटिकल इवैल्यूएशन करता है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन समझते हैं, इसकी बहुत गहन अध्ययन करता है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जो कि दी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो 2 पॉइंट्स आपको ये लर्न करने, समझ में आ गया होगा। फॉर दैट दिस इंफॉर्मेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ द एनालिसिस इंडिविजुअल आइटम्स को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल आइटम्स आर द स्टडी, उनका रिलेशनशिप देखा जाता है कि बाकियों के रेलिवेंट, मैंने देखा कि हाँ बाकियों के कंपैरिजन में हम यहाँ पर अच्छा स्कोर कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आगे भी। अब ये मत कह देना कि मैम म्यूजिक में भी कर रहे हैं, ठीक है म्यूजिक आपका अच्छा है बट आगे अगर आप इसमें फील्ड में जाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बट मैंने इन 4 स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग बात की है, तो यहाँ पर हमने देखा कि पर्टिकुलर अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप इनमें ज्यादा कंफर्टेबल है, इनको पढ़ने में आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होने वाली, इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो हम अदर डाटा के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं, देन फिर हम फाइनली डिसीजन लेते हैं। अब हमने डिसीजन लिया है, कंपैरिजन किया है, ये ऐसे थोड़ी ना कर दिया होगा। अब ये तो मैंने देखो थियोरेटिकल आपको बता दिया, बट एग्जैक्टली अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर टूल यूज की जाते हैं, अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे टेक्निक्स यूज की जाती है। टेक्निक्स और टूल का मतलब क्या है कि कौन सा मेथड यूज किया जाए कि यहाँ हमें ये अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये टूल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके चलो जी, एनालिसिस क्या है, ब्रेकिंग डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जितनी भी दी हुई है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, फिर उनको हम उनकी रेशियो के साथ कैलकुलेशन करेंगे, ट्रेंड देखेंगे कि ओवर द पीरियड क्या चल रहा है, दैट मीन्स लास्ट ईयर में क्या परफॉर्मेंस थी, इस साल में क्या परफॉर्मेंस है। हम ये टूल है, ये 5 से 6 टूल है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो जी, ये एग्जाम्पल रिपोर्ट कार्ड का ही है। ओके जी, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि इन्वॉल्व टेकिंग द एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टडी की है, जो भी इंफॉर्मेशन के आपने ऊपर गहन क्रिटिकल एनालिसिस किया है, उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, एक मीनिंगफुल मीनिंग निकालेंगे। दैट मीन्स एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की बात की जा रही है, जैसे कि एक्सप्लेनिंग इट मीनिंग, इट्स लाइक द एक्सप्लेनिंग व्हाट द ग्रेड ऑन द रिपोर्ट
कार्ड मीन्स अबाउट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ वीकनेस एंड प्रोग्रेस। मैंने आपको यही बताया कि जो रिपोर्ट कार्ड में जो नीचे लिखा होता है कि उसमें स्ट्रेंथ बताता है और उसकी वीकनेस बताता है कि किस में ज्यादा वीक है, किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनली इसका ये कहने का मतलब ये है कि पहले हमारा एनालिसिस होगा, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन होगा, फिर हमें फाइनली रिजल्ट मिल सकता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किसके ऊपर डिपेंड है? एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी, अगर एनालिसिस नहीं किया तो इंटरप्रिटेशन भी नहीं हो सकता, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड है। ओके, तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन आपको एग्जाम में जरूर लिख के आना है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं आपको इन पीडीएफ के मदद से मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सिखा रही हूँ। ओके, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशंस में बी यूज इन द सेम मीनिंग बट टेक्निकली इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि एनालिसिस क्या होता है, पहले स्टेप पे आता है, बट इंटरप्रिटेशन उसके बाद आता है। एनालिसिस का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स डाटा को डिवाइड कर देना है सिंपल टर्म्स के अंदर, जो कि हम अंडरस्टैंड कर सके, हर एक पर्सन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है जी, बट इंटरप्रिटेशन क्या मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेशन आर नॉट पॉसिबल विदाउट द एनालिसिस। एनालिसिस के बिना इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। विदाउट इंटरप्रिटेशन, अगर हमने इंटरप्रिटेशन नहीं किया, एनालिसिस करके छोड़ दिया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन भी एंड ये। अगर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख के आना, एग्जाम्पल जरूर दे के आना है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते ही क्यों हैं क्यों करते हैं सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताती है कि फर्म की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, बैलेंस शीट हमें क्या बताती है कि फर्म की पोजीशन क्या है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा तो दी, ठीक है। अब हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के अंदर हमारे पास कितना था प्रॉफिट, अब करंट में कितना है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। समझ पा रहे हो? दैट मीन्स कि हम अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं। रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर ऐसे यूजर्स भी हैं जो हमें, जिनको हम इंटरनल यूजर कहते हैं, ऐसे यूजर भी हैं जिनको हम एक्सटर्नल यूजर कहते हैं। इंटरनल यूजर अपने क्या करना चाहेंगे, जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर अच्छी सिचुएशन है उसको एज इट इज मेंटेन करने की बात करेंगे, इवन उसको प्रमोट करने की बात करेंगे। अगर इन केस मैं कहूं कि आपके एक्सटर्नल यूजर है, तो एक्सटर्नल यूजर ये देखेंगे कि क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में ये लग रहा है कि नहीं, ये ग्रोथ नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे, कहीं और कंपनी देखेंगे। दैट्स अ रीजन कि हमें ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो इंटरनल यूजर है चाहे वो एक्सटर्नल यूजर है। ओके, चलो पढ़ते हैं। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस टू अर्न अ satisfactory return on the fund invested on it, consistent with the maintaining a sound financial position। जो भी आप देखो, ये फर्म है, जरूरी थोड़ी ना सारे पर्सन ही इन्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में। भाई फर्म भी तो किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करती होगी, या फिर फर्म किसी और पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करती होगी, या फिर अपने पैसे को कहीं बैंक में इन्वेस्ट करती होगी, या फिर मैं कहूँ किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहां पे उसको हैवी रिटर्न मिलता हो। तो इससे ये पता चलता है कि जहां वो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, या फिर जो ये लोन ले रही है उनकी पेमेंट कितनी टाइमली पेमेंट कर रही है। तो इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन तभी मिल पाएगी जब इसको हम एनालिसिस करेंगे। It also disclosed by the analysis of the financial statement whether these profits are increase or decrease over the year। Last year से ये increase हो रहा है, decrease हो रहा है, ये हमें analysis से ही पता चलेगा। For this purpose, financial statement of a few year are taken into the account to compute the figure in the profit over the year। So हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर के 2 से 3 ईयर को लेके चलते हैं, फिर उसको हम करंट के साथ कंपेयर करते हैं। फिर ये देखते हैं कि मान लीजिए 2021 के अंदर प्रॉफिट हुआ था 50 लाख का, 2022 के अंदर प्रॉफिट हुआ था 1 करोड़ का, 2023 के अंदर यहाँ पर 2020 था, यहाँ पे केवल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था क्योंकि ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन। ठीक है जी, अब यहाँ पर 2023 के अंदर यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। मान लीजिए, चलो डिक्रीज छोड़ो, पहले हम इसको बढ़ाते हैं, 1.5 करोड़ है। तो ऑब्वियस ही बात है नेक्स्ट ईयर हमारी जो आप देख पा रहे हो कि हर बार 50% इंक्रीमेंट हो रहा है, हर बार 50% इंक्रीमेंट हो रहा है ना।
तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में इसकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी रहने वाले, तो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। दैट्स द रीजन कि हम ये देखते हैं कि फर्म की अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी है कैसे। ओके, टू मेजर द सोल्वेंसी, सोल्वेंसी समझते हो, नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस को। रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वहां पे टॉपिक आता है। सोल्वेंसी आपकी दो तरह की होती है। सोल्वेंसी आपका मतलब होता है कि क्या फर्म अपने डेट को, दैट मीन्स फर्म अपनी लायबिलिटीज, अपनी ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करने में कैपेबल है या नहीं कैपेबल है। ये चाहे कैपेबिलिटी आपकी देखी जा रही है शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे वो कैपेबिलिटी देखी जा रही है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आप दोनों में कैपेबल होने चाहिए। अगर आप टाइमली पेमेंट कर पा रहे हो अपने आउटसाइडर क्रेडिटर्स की, आउटसाइडर जितने भी डेटर्स हैं, ठीक है, डिबेंचर्स होल्डर हैं, तो उनकी अगर आप पेमेंट कर पा रहे हो तो आप क्या है, आप अच्छी सिचुएशन है, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो लोग क्या समझेंगे कि हाँ हमारा भी पैसा अगर मैं इसमें आप इन्वेस्ट करूं तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न टाइमली मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, वेदर द बिजनेस इज इन आ पोजीशन टू पे इट्स शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इन एट द टाइम, इसे हम सॉल्वेंसी कहेंगे। इसकी कैपेबिलिटी देखी जाती है कि फर्म पे कर पा रही है नहीं कर पा रही। अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए, यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो की आती है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे दो तरह की होती है, करंट रेशियो होती है, क्विक रेशियो होती है। एक अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म की तो वहां पर इक्विटी रेशियो होती है, डेट इक्विटी रेशियो की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। चलो जी, नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखना पाते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप फ्यूचर में, मान लीजिए मुझे कल ही ये हुआ कि मुझे नया पीसी बिल्ड करवाना है, मुझे एक पीसी पे काम नहीं चल रहा, मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं अपने ऑफिस के अंदर भी पीसी में काम करना चाहती हूँ, ऑफिस के अंदर भी ऑफिस वर्क काम होना चाहिए, मैं सोच रही हूँ मेरे घर पे भी काम होना चाहिए। तो मैंने देखा कि क्या मेरे पास इतना फंड है कि मैं एक नई एसेट्स को परचेज करूँ, मेरी स्ट्रेंथ चेकआउट की, ये है मेरे पास फंड तो मेरी अच्छी पोजीशन है। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियस ही बात है, मुझे एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, मुझे बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा। तो मैं अगर उससे पैसा उठा रही हूँ तो कितना उठा रही हूँ, ज्यादा उठा रही हूँ तो दैट मीन्स मैं बाहर वाले पैसे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हूँ। अगर मैं कम उठा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने पैसे पे ज्यादा डिपेंडेंट हूँ। ये सारी की सारी चीजें हम रेशियो एनालिसिस में बहुत ज्यादा इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या है, असेस करना कि हमारी फाइनेंशियल पोटेंशियल कितनी है बिजनेस की, कि क्या आपके पास फंड रिक्वायर्ड हो रहे हैं आपको परचेज करने के लिए नई मशीनरी को या फिर इक्विपमेंट को, तो क्या आपके पास इंटरनली फिनेंस अवेलेबल है, इंटरनली रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे बाहर से पैसा उठाएंगे। सो डिपेंड करता है कि बाहर से पैसा कितनी जल्दी मिल जाता है, इट टोटली डिपेंड करता है आपकी रेपुटेशन के ऊपर। आपकी रेपुटेशन बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप उधार में भी सामान दे देते हो तो क्या समझेंगे लोग कि हाँ उससे पैसा दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें भी तो देता था भी उधार पे। रेपुटेशन की बात चल रही है ना, आप कैसे सामान दे रहे हो, कैसे डीलिंग कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी डिपेंड करती है आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ के ऊपर। ओके, चलो जी, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है, ट्रेंड समझते हो। अब मैंने आपको बताया कि आपकी जो रिवेन्यू है, ये जो रिवेन्यू मैंने आपको बताया 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ और फिर 1-1.5 करोड़, ठीक है। अब ये साल दर साल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ट्रेंड क्या नजर आ रहा है, अप नजर आ रहा है और कुछ नहीं है ट्रेंड, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि क्लोथ्स का ट्रेंड आता है, क्लोथ्स का ट्रेंड आता है। पहले जैसे कि सिंपल पैंट आई थी, है ना, पैंट समझते हो, जींस, और फिर पेंसिल जींस आई थी, ठीक है, फिर डेस्ट्रॉय आई, फिर जोगर आई, अब 6 पॉकेट वाली चली हुई है। मीन्स कि इनका ट्रेंड चलता रहता है। मीन्स अब देखो एक टाइम ऐसा होता है कि इनकी सेल इंक्रीज हो रही है, बट फॉर्मल पैंट कैसी है कि कंटिन्यूस लेवल पे सेम चल रही है वो। तो यहाँ पे ट्रेंड देखा जाता है कि कितना किसका ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कितने साल में पीछे से बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब देखा जाता है। अगर सेल कंटिन्यूसली लेवल पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स आपकी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। अगर नहीं हो रही तो आप क्या है, डेंजर सिचुएशन में हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चारों पॉइंट इन डेप्थ में थे। अब ये बहुत इनसे रिलेटेड है कि असेस करना फाइनेंशियल हेल्थ को, आप देख सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कैसी है, इवैल्यूएट कर सकते हो परफॉर्मेंस को कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका साल दर साल रिवेन्यू एक्सपेंसेस प्रॉफिट कैसा चल रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है क्या है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा जाता है कि आप भी तो कहीं इन्वेस्ट करते हो ना, है ना, जरूरी नहीं है सारे के सारे लोग आपके पास ही इन्वेस्ट करें,
है ना। आप भी तो कहीं इन्वेस्ट करोगे ना, हर एक पर्सन कोई ना कोई इन्वेस्टर होता है, क्योंकि उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमने कंपेयर भी किया, लास्ट ईयर के साथ फर्स्ट ईयर को कंपेयर किया। ठीक है, फर्स्ट ईयर को फिर हम फ्यूचर के साथ देख रहे हैं कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो कंपैरिजन तो होती है। हमारे पास क्या क्या दिक्कतें आने हो सकती है, ऑब्वियस ही बात है, जो हमारी वीकनेसेस है, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो थ्रेट बन सकती है, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया आपको रिपोर्ट कार्ड का, तो यहाँ पे इसमें जो थ्रेट है वो किसका है, इंग्लिश का है। अगर आप इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हो, या तो आपकी वही बात है ना कि आपको इसमें ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, तो आपने इसके ऊपर एनालिसिस किया, उसे हम आइडेंटिफाई कर देते हैं हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आने वाली। ठीक है जी, अब फाइनेंशियल एनालिसिस को यूज क्यों किया जाता है, ऑब्वियस ही बात है, हमें क्रेडिट के रिगार्डिंग डिसीजन लेने हैं, हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं, हमें ये देखना है कि हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है बिजनेस का। ठीक है, हमें डिविडेंड का डिसीजन लेना है कि हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहिए या हमें डिविडेंड नहीं देना चाहिए। ठीक है जी, मैनेजमेंट के भी डिसीजन लेने होते हैं, दैट्स अ रीजन की एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, चलो जी, अब ये टॉपिक वेरी इस चैप्टर में से वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों होता है, और इसमें से भी सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला एक तो ये पॉइंट है और एक हमारा ये पॉइंट है। इनके बीच में तो ना आपने कई बार डिफरेंस भी देखा होगा। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप हर चीज के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आप इवन देख पा रहे होगे कि जो आपके 2023 के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, आपको नजर आ रहा है 2023 इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन पेपर आ चुका है, सभी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। तो विजिट कीजिए और वहां आप देखिए, क्योंकि लास्ट 2021 से मैं इस इन पेपर को अपलोड कर रही हूँ और 2024 तक अप्रोक्स क्वेश्चन पेपर सारे के सारे रिसेंट है। आप उनको देखिए और एस्टिमेट लगाइए कि क्या ट्रेंड चल रहा है पेपर वालों का भी। ठीक है, क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, चलो जी, बात आ जाती है कि टाइप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैसे कैसे एनालिसिस किया जाता है। अब देखो, एक तो होता है कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो स्टेटमेंट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो कैसी डॉक्यूमेंट है और उसे कौन असेसमेंट कर रहा है ना। अब मैंने आपको बताया जो स्टेटमेंट है आपकी दोनों व्यक्तियों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होती है। चाहे वो इंटरनल यूजर हो सकता है, इंटरनल यूजर हो सकता है, या फिर वो एक्सटर्नल यूजर हो सकता है। राइट, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर क्या होगा, वो ऐसे मटेरियल को यूज करेगा जो फर्म के इंटरनली रिपोर्ट्स की बात, जैसे कि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट को बोला था, है ना, उनकी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस की रिपोर्ट होती है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। बट एक्सटर्नल यूजर कैसे अकाउंटिंग देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट देखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टेटमेंट देखेंगे कि कितनी लागत कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन, बैलेंस शीट यहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पे यूजर की बात की गई है, दैट मीन्स मैनेजर और एम्प्लॉई होंगे, मैनेजर और एम्प्लॉई होंगे। ठीक है, डाटा कैसा होगा, इंटरनल रिपोर्ट होगी। यहां पर एक्सटर्नल पर्सन है, दैट मीन्स आपके क्रेडिटर होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट होगी। ठीक है, आपके कस्टमर होंगे। सारे के सारे कहीं ना आपके क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स है। ये कैसी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, वो ऐसी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो पब्लिश्ड होगी। ये कैसी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे जो अनपब्लिश भी हो सकती है और पब्लिश भी हो सकती है। तो इसके बेस पर हमने क्या किया है, इनको डिवाइड किया है नेचर ऑफ एनालिसिस और मटेरियल यूज्ड, कि कौन मटेरियल यूज कर रहा है और क्या नेचर है। नेचर तो ऑब्वियसली बात है, एक्सटर्नल एनालिसिस हो गया, एक इंटरनल एनालिसिस हो गया। अब आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। क्या है एक्सटर्नल यूजर्स, कैसी पब्लिक कौन होते हैं, उनको बोला जाता है जो फाइनली कौन सी रिपोर्ट को यूज करते हैं, पब्लिश स्टेटमेंट को यूज करते हैं, उन मटेरियल को यूज करते हैं। और ऐसे पर्सन कौन होते हैं, इन्वेस्टर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया और रिसर्च स्कॉलर हो गया। इंटरनल की बात की जाए तो इंटरनल पर्सन कौन होते हैं, वो मैनेजमेंट होते हैं जिनको फाइनली एग्जैक्ट फर्म की पोजीशन पता होती है, फर्म के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज होती है। तो इट इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके द्वारा की जाती है, वे उन मैनेजमेंट्स के लोगों के द्वारा की जाती है, या फिर मैं कहूँ उन एम्प्लॉइज के द्वारा इसको एनालिसिस किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। ठीक है, उनको ऑपरेशंस की, अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज के बारे में, उनकी एफिशिएंसी के बारे में पता लगाना होता है। ठीक है, ठीक है, इनके पास कैसा डाटा होता है, इनके पास ज्यादा रिलायबल एंड ज्यादा
अच्छा डाटा होता है, एक्सेस में ज्यादा डाटा होता है, टू द पॉइंट नहीं होता, ठीक है, बिकॉज एवरी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन रिमेन अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द एनालिसिस्ट, हर एक तरह की इंफॉर्मेशन के पास, क्योंकि इंटरनल हो गए ना, ठीक है। अब आ जाती है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव क्यों होता है? अब एक तो होता है भाई शॉर्ट टर्म के लिए हमें एनालिसिस करें, एक होता है हमारे लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि आप ये सोच रहे हैं कि उस फर्म के अंदर मैं 1 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, दैट मीन्स करंटली विद इन 1 ईयर की रिगार्डिंग बात की जा रही है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं 1 साल से ज्यादा की बात करते हैं, जैसे सॉल्वेंसी होती है ना, सॉल्वेंसी हम एक तो करंट देखते हैं, ठीक है, एक हम लॉन्ग टर्म देखते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पढ़ी थी हमने अभी, लिक्विडिटी हम शॉर्ट टर्म की बात करती थी और डेट एंड इक्विटी हमारी लॉन्ग टर्म की थी। तो इसी के बेस में हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हमें इतने लंबे टाइम तक पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे हमें शॉर्ट टाइम तक पैसा लगाना चाहिए, इनकी बात की जा रही है, ठीक है। मॉड्यूल्स ऑपरेंडी का अंदर क्या आता है कि काम करने के तरीकों को बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं हम किस तरीके से कर रहे हैं, दैट मीन्स वे ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर थिंग्स, ओके, वे ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो कहने का मतलब कि आप अपने एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हो, हॉरिजेंटली कर रहे हो, ठीक है, वर्टिकली कर रहे हो। हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मतलब पता है क्या है? हॉरिजेंटली ये कहता है कि जो भी स्टेटमेंट होगी ना वो डायनामिक एनालिसिस होगी, दैट मीन्स उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट वर्टिकल एनालिसिस कैसी होती है? स्टैटिक होती है। अभी मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस समझाती हूँ, फिर हम इनके थ्योरेटिकल पॉइंट को समझेंगे। देखो, हॉरिजेंटल एनालिसिस को हम डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं और स्टैटिक भी कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में ना डिफरेंस ही आया। दैट्स द रीजन कि मैं आपके लिए यहाँ पे पहले ही डिफरेंस करके लिया कि आप सभी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। चलो, सबसे पहले जो हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है, जिसे हम डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं, वो क्या होता है? इनको अब देखो यहां पर ना ये अकाउंटिंग पीरियड है 2023, टू ले लेते हैं 2023 एंड ये चल रहा है 2024। यहां पर एक ही अकाउंटिंग पीरियड होता है। इसमें पता है क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री एक ही होगी, मीन्स की चलाने वाला जो भी, मान लीजिए मेरा गारमेंट का बिजनेस है, ठीक है, मैं मेरे बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि मेरी 2022 के अंदर 5 लाख रुपए टर्न हुई, 2023 के अंदर मेरी 10 लाख की टर्न हुई, 2024 में कितनी हो सकती है? मैं सोच के चल रही हूँ 14 से 16 भी हो सकती है, 14 से 16 के बीच में हो सकती है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे ही फर्म के साथ सेम आइटम ऑफ द मतलब कि जो मेरे प्रोडक्ट था, मान लीजिए मेरा गारमेंट्स का प्रोडक्ट था, तो गारमेंट के बिजनेस है, मेरे 3-4 बिजनेस है, ठीक है। एक मान लीजिए मेरा स्टेशनरी का मान लीजिए, एक मान लीजिए मेरा शूज का मान लीजिए, एक मेरा गारमेंट्स का है, ठीक है। 3 बिजनेस है। अब मैंने केवल गारमेंट्स के बिजनेस को उठाया है और गारमेंट्स के ही डाटा को लिया है, गारमेंट्स के डाटा को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर किया, करंट ईयर को जजमेंट करने के लिए कि हाँ इस टाइम हमारे पास कितना रिवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है जी। बट एक तरफ ये कहता है कि आप अपने फर्म को दूसरी किसी फर्म के साथ कंपेयर करेंगे जिसका नेचर सेम होने वाला है, ठीक है, बट ईयर क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है, इसकी एक ईयर के साथ कंपेयर करेंगे। समझ पा रहे हो डिफरेंस? यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, एक सेम आइटम को डिफरेंट पीरियड के साथ कंपेयर कर रहे हो, बट यहाँ पर आप सेम आइटम है बट डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हो, 1 ईयर का डाटा को कंपेयर कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे देखो पीरियड क्या होता है, इट्स रिक्वायर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। इनको 2 से ज्यादा अकाउंटिंग से पीरियड चाहिए होते हैं, जैसे मैंने अभी लिया, बट यहाँ पे 1 अकाउंटिंग पीरियड की जरूरत है, हमें केवल एक ही अकाउंटिंग पीरियड के साथ कंपेयर करेंगे। बट आइटम क्या होने वाली है, ये स्टडी करता है सेम आइटम्स को ऑफ द डिफरेंट पीरियड। ये चाहे डिफरेंट पीरियड है, मैं हर साल, जैसे कि 2022 का गारमेंट्स का ही मैंने डाटा लिया, 2023 में भी गारमेंट का डाटा लिया, 2024 में भी मैंने गारमेंट का डाटा लिया, ओके। बट यहाँ पर स्टडी किया जाता है अपने प्रोडक्ट को अपने सामान के साथ विद ऑफ द डिफरेंट आइटम ऑफ द सेम पीरियड, किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ, या फिर मैं कहूँ दूसरी इंडस्ट्री जो भी आपके साथ सेम तरह का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन की बात की जाए, इट्स टुक द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द एब्सोल्यूट एंड द परसेंटेज में। एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज का मतलब क्या है कि पहले तो मैंने यहाँ पे देखा कि 5 लाख से 10 लाख हो गया, अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे बताया कि 5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अगर मैं इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं कि 5 लाख का इंक्रीमेंट तो हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर के साथ कंपेयर किया तो लास्ट ईयर का ही आएगा यहाँ पर, है ना। बेस हमेशा वही होता है ना, लास्ट ईयर होता है, इनटू में 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 100% इंक्रीमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू भी आती है और आपकी परसेंटेज की वैल्यू भी आती है। ये पता है कौन से
उसमें आता है, इसको एक मेथड बोलते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें केवल और केवल इसमें परसेंटेज शो की जाती है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आती कि कितनी अमाउंट में चेंज हुआ है, नहीं, यहाँ पे केवल परसेंटेज शो की जाती है, ठीक है। इसे हम कहेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट कहेंगे। यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस कहते हैं इसको। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज दोनों होती है, यहाँ पे केवल परसेंटेज वैल्यू होती है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर जो मेथड यूज किया जाता है ना, वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बट यहाँ पे कॉमन साइज के बारे में बात की जाती है। और इनका अगर मैं कहूँ कि सेकेंड नेम है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि यूजफुल किस लिए होता है, ये टाइम सीरीज को एनालिसिस देता है। टाइम सीरीज दैट मींस डिफरेंट टाइम पीरियड के दौरान हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। बट ये क्रॉस सेक्शनल है, क्योंकि आप एक ही टाइम पीरियड के दौरान डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ, डिफरेंट आइटम को डिफरेंट आइटम के साथ क्या करते हो, कंपेयर करते हो। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल के दौरान अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, अब मैंने यहाँ पर एक ही ईयर का लिया, बट मेरे 3 बिजनेस थे, तो मैं गारमेंट्स का इसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, गारमेंट्स का इसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, बट लिया मैंने 2022 ही 22 है, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक, दैट मीन्स स्थिर है कि एक ही साल का लेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड द वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है जी। अब बात आ जाती है इनके मेथड्स की। टूल हम अब फाइनली डिसाइड कर रहे हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको नजर आएंगे। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द interpreted the mainly to the determine of financial and the operational performance of the business concern। बिजनेस कंसर्न की आपकी कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन है, कैसा आप डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे हम काफी सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको कंपैरेटिव का मतलब समझाया, कॉमन का मतलब समझाया, कंपैरेटिव को क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो रही है, यहां पर क्या है, वर्टिकल एनालिसिस हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। सबसे पहले इनको ही कर लेते हैं, बाद में इन बाकी को करेंगे। तो यहाँ पे देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट है एक जिसके अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, यूज की जाती है कंपेयर करने के लिए पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विद प्रायर पीरियड ऑफ द स्टेटमेंट, इसकी पहले पीरियड के साथ, ठीक है, आज के पीरियड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 पीरियड यूज हो रहे हैं ना, तो दैट्स द रीजन इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी कह सकते हैं, ओके। इसे हम डायनामिक और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहेंगे। प्रीवियस फाइनेंशियल्स आर प्रेजेंटेड अलोंगसाइड द लेटेस्ट फाइनेंशियल इन द साइड बाय साइड। पता है क्या कह रहा है कि आपको ऐसे स्टेटमेंट दी होगी, मान लीजिए मेरे पास ये सेल दी हुई है, सेल 2022 की, एक सेकेंड, सेल 2022 की भी दी हुई है, सेल 2023 की भी दी हुई है, ठीक है। यहाँ लीजिए 10 लाख, यहाँ ले लीजिए 15 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं देखूंगी कि इसको मैं दूंगी ए, ये है बी, ठीक है। अब बी माइनस का ए करने के बाद तभी तो मुझे डिफरेंस पता चलेगा ना कि करंट में क्या है, पास्ट ईयर कितना था, तो मैंने देखा कि 5 लाख हो रही है, ठीक है जी। ये तो होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लेना पड़ेगा, दैट मीन्स बी माइनस का ए लेना पड़ेगा, इसे मैं सी से डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। अपॉन में बेस क्या होगा, लास्ट ईयर होगा, पास्ट ईयर जिसके साथ हमने कंपेयर किया है, वो क्या है, ए, इंटू में 100 करके मैं इसको निकाल सकती हूँ, मेरा 100% क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये लाइन ये कह रही है, this allow you to compare the company financial performance over the time, identify the trend, growth pattern and there is a potential area of the concern कि किस एरिया में आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे एक और लिया है, 2020 क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है जिसको मैंने ए से डिनोट किया है, 2021 हमारा करंट ईयर है जिसको मैंने बी से डिनोट किया है। इन दोनों के डिफरेंस को मीन्स की बी माइनस ए करेंगे, दैट मीन्स हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, कितना चेंज आया है उसको मैंने सी से डिनोट किया। अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी बाय ए इंटू 100 करना पड़ेगा। सी का मतलब क्या है, बी माइनस का ए मतलब, क्लियर है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें केवल ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर आइटम टू आइटम ही क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, आइटम टू आइटम, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये आइटम टू आइटम कंपेयर होता है। चलो जी, ये पूरा सोल्यूशन है। चलो अब बात की जाए कॉमन साइज स्टेटमेंट में। कॉमन साइज स्टेटमेंट अभी मैंने बताई वर्टिकल होती है, स्टैटिक होती है, ठीक है, और साथ साथ में इसमें एक ही ईयर का, 1 ईयर के डाटा को डिफरेंट आइटम के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इसके अंदर एक्सप्रेस की जाती है आइटम परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो
आपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस स्टडी किया, क्या ये यही है? ऑब्वियस सी बात है यही है, क्योंकि एग्जांपल मेन इनके यही है। ओके ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है, अब मैंने आपको ऊपर बताया कि इसके अंदर हर आइटम को इंडिविजुअली क्या किया गया है, खुद के साथ कंपेयर किया गया है, बट कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर खुद के साथ नहीं करना है यहाँ पर कंपेयर, यहाँ पे किसी एक को बेस लेना है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक तो एसेट्स होती है, एक हमारे पास लायबिलिटी होती है। और आपको पता है इन दोनों का जो बैलेंस होता है हमेशा ये इक्वल होते हैं, है ना। देखो 24,75,000 24,75,000, तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे किसी एक को बेस लोगे। दैट मीन्स कि मान लीजिए मैंने एसेट्स के अंदर टोटल एसेट्स को बेस लेना है और फिर उसको मैं हर एक आइटम के साथ कंपेयर कर रही हूं कि इसमें से ये जो टोटल अमाउंट है ये कितने परसेंट है। समझ पा रहे हो? दैट मीन्स ये कहते हैं कि 100 रुपए में से आप 3 भाई बहन हैं, ठीक है, 3 भाई बहन को कितने, एक को मिला है 20 रुपए, एक को मिला 30 रुपए, एक को मिला 50 रुपए, तो एक जो ए है उसको कितना हिस्सा मिला है 100 में से, तो कितना मिला है, 20% मिला है। अगर मैं कहूं 30 रुपए का जो बी व्यक्ति है, जो बी आपका ब्रदर है मान लीजिए, आप उसको 30 रुपए मिले, तो आप क्या कहेंगे कि 100 का 30वां हिस्सा तुझे मिला है भाई। फिर आपकी जो सबसे बड़ी बहन है वो कहती है कि 100 का 50वां हिस्सा मुझे मिला है। तो यहाँ पर हमने बेस किसको माना, 100 को माना। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें बेस 100 को मतलब ऐसे टोटल को मानना है। चाहे लायबिलिटी साइड है तो लायबिलिटी को टोटल मानेंगे और एसेट्स है तो एसेट्स को टोटल मानेंगे। इन केस ये तो चलो बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो क्या मानेंगे भाई, उस टाइम हम टोटल सेल को मानेंगे, नेट सेल को मानेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमें एक बेस फिगर ढूंढनी होगी। इनकम स्टेटमेंट है तो हमारी नेट सेल, ये मैं कहूँ यहाँ पे टोटल रिवेन्यू क्या है उसको बेस लेना है। बैलेंस शीट है तो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी, ठीक है। अगर लायबिलिटी आपको भी बताइए, देखो एसेट्स और यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं और यहाँ पे लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटी दोनों है, करंट और इन दोनों को मिला के हमारी एसेट्स बनती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इनका बेस लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हर एक आइटम को पर्टिकुलर वे से इन पर्टिकुलर आइटम्स को डिवाइड करेंगे। देखो इनके ऊपर ना एक चैप्टर है स्पेशली, उनको उस जब हम इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास आपके कंपैरेटिव भी हो गया, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट 2 ईयर के फाइनेंशियल डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट दैट मीन्स हमारा वर्टिकल है, स्टैटिक है, एक ही ईयर के डिफरेंट आइटम के साथ ये कंपैरिजन करता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो डिफरेंस करवाया ना, ये डिफरेंस आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो अब आपको समझाते हैं रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैसे एक टेक्निक है हमें एनालिसिस करने की। देखो ट्रेंड एनालिसिस ना कॉम्बिनेशन है इन दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। फंड फ्लो और कैश फ्लो के बारे में आपको मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था। सेम एज इट इज अभी पहले वही पढ़ेंगे क्योंकि 5th चैप्टर कंप्लीट डिस्कशन इसके ऊपर है, 6th चैप्टर कंप्लीट डिस्कशन इसके ऊपर है। सो मोटा मोटा इनके बारे में आज बताऊंगी, फिर उसके बारे में इन डेप्थ में हम इसके आगे चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। ओके सो चलो ट्रेंड एनालिसिस पढ़ लेते हैं। अब मैंने कहा कि मैंने आपको जीन्स का एग्जाम्पल दिया। हर साल क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, इवन हर महीने ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये देखा जाता है कि कितने वे से वो इंक्रीज हो रहा है, कितने वे से वो डिक्रीज हो रहा है। किसको देखेंगे, किसी भी पर्टिकुलर आइटम हो सकती है, किसी भी पर्टिकुलर आइटम का पैटर्न देखेंगे कि कैसे वो फ्लक्चुएट हो रही है, कांस्टेंट इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट डिक्रीज हो रही है, हो क्या रहा है। हमें ये कैसे पता चलेगा, हमारे फाइनेंशियल डाटा से। जो फाइनेंशियल डाटा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर रखा है हमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। 2021 का मैंने एग्जांपल लिया, 2022 का एग्जांपल लिया, 2023 का एग्जांपल लिया, 2024 का एग्जांपल लिया, ठीक है। मैंने देखा कि मेरी जो जैसे आपको मैं बताऊं तो आप खुद भी करते होंगे, मैंने भी किया था जब खुद पढ़ती थी, मेरे रिजल्ट्स आते थे। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे 10th में कितने परसेंटाइल आई हैं, 12th में कितने परसेंटाइल आई है, ठीक है। ग्रेजुएशन में मेरे कितने परसेंटाइल आई है, मास्टर्स डिग्री में कितने परसेंटाइल आई है, सेकंड मास्टर डिग्री में मेरी कितने परसेंटाइल आई, इनको मैं कंपैरिजन करती हूँ, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि 95 थे, 92 थे, ठीक है, 99 थे,
एग्जाम्पल है, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं 82, देन फिर यहाँ पे आ जाते हैं 88, ठीक है। अब आपने देखा कि एक पीक लेवल था जहाँ पर हमने ये देखा कि मेरे परसेंटाइल बढ़ रहा है, पहले बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ 92, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, दैट मीन्स फ्लक्चुएट है, कॉन्स्टेंट नहीं है। इवन मैं ये कहूँ कि सेल लगातार इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो ये क्या है कि इंक्रीजिंग पैटर्न है। मैंने कहा कि मेरी जो सेल है कंटिन्यूस लेवल पर डिक्रीज होती जा रही है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग पैटर्न है। ट्रेंड एनालिसिस बस यही है कि आपको पैटर्न देखना है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर हम इसका पैटर्न चेकआउट करेंगे, दैट्स इट। लाइक जैसे कि हम वेदर को फोरकास्ट करते हैं कि आज कैसा सीजन है, देखो अब बारिश का भी मौसम हो जाता है एकदम से इतनी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कड़ाके की ठंड भी पड़ती है ना। तो ये क्या है कि हमें जैसे कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, अब क्या चल रहा है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास्ट के इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस इज द अकाउंटिंग हेल्प यू अंडरस्टैंड अ कंपनी फाइनेंशियल फ्यूचर बाय द लुकिंग एट द फाइनेंशियल हिस्ट्री के साथ पता लग जाता है। अब ये क्या है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा इन डेप्थ में स्टडी करवाऊँ तो आपसे कि हम पिछले साल के काफ़ी सारे डाटाज को लेंगे, उनको गैदर करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक ट्रैक को देखेंगे कि हाँ क्या चल रहा है, पीरियड टू टाइम कितना चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फोकस करेंगे लाइंस के ऊपर, मीन्स कि किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, चाहे वो रिवेन्यू हो सकती है, एक्सपेंस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कुछ किसी भी एक आइटम को ले लो, फिर उसको पीरियड टू पीरियड हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कितना चेंजेस हो रहे हैं, कितना उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, उन चेंजेस को देखेंगे। फिर हमने ये देखा कि जो मूवमेंट है, जो चेंज है, वो कैसे हो रही है, कॉन्स्टेंट वे से हो रही है, कंसिस्टेंट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, कैसे हो रही है, ये पैटर्न समझ में आ गया, तो दैट मीन्स हमें ट्रेंड एनालिसिस पता लगे, दैट्स इट। एग्जाम्पल यही है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट का एग्जाम्पल लिया हुआ है। प्रॉफिट कंटिन्यूस लेवल पे ऐसे क्या हो रहा है, 10 थे, फिर 12, 15, 18, 21। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके का नजर आएगा, कुछ इस तरीके का नजर आएगा आपको, ठीक है। ये 21 है और यहाँ पर ये क्या है 10, कि ये इंक्रीजिंग पैटर्न है। तो क्या नजर आ रही है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव साइन है। इसको हम एक और तरीके से देखते हैं, जैसे कि अगर मुझे अमाउंट में चाहिए, अमाउंट समझते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जो हमारा करंट ईयर है, बी वैल्यू रखी थी जो हमने पास्ट ईयर के साथ माइनस करनी है। अगर मुझे इसका परसेंटेज चाहिए, तो मैंने जैसे देखो आपको पीछे बताया था, कंपैरेटिव में ही मैंने बताया था कि अगर मुझे क्या निकालना होगा, ए बी, तो एब्सोल्यूट निकालने के बाद जो इनका डिफरेंस है वो क्या होगा, सी। अगर मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है तो जो डिफरेंस है वो जिसके साथ कंपेयर किया है वो बाय में आएगा, ठीक है। ये बाय में 75,000 आएगा, ठीक है, इनटू में 100 आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे भी यही है, देखो क्या है कि जो आपका अगर मुझे एब्सोल्यूट निकालनी थी तो सिंपल माइनस कर दिया, वैल्यू आ गई है सी, जो कि जिसको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज अमाउंट कहूँगी। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो करंट ईयर का अमाउंट माइनस की बेस ईयर अपोन में बेस अमाउंट जो है बेस ईयर की, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर, इनटू में करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज के साथ हमेशा 100 आता है, दैट्स इट। ट्रेंड एनालिसिस के बेनिफिट्स पढ़ सकते हो, लिमिटेशन अब आप खुद कर सकते हो। ये मैंने पता है क्यों इन डेप्थ में क्यों बताया आपको, क्योंकि इसके ऊपर ना कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये 2 नंबर में पूछा गया है, किसी यूनिवर्सिटी में 4 नंबर में पूछा गया है, पर्टिकुलर एक ही यही टॉपिक पूछ रही हो। तो इसीलिए मैं इन सभी टूल्स को डिफरेंट वे से इसके बेनिफिट, उसके नेगेटिव पॉइंट्स एग्जाम्पल करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। क्लियर है, चलो जी आप पढ़ लेना, ठीक है। रिस्क को असेसमेंट करता है, कंपैरिजन करने में हमें मदद करता है। अब वही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल प्राइस जो भी है पास्ट का डिपेंड करता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम प्रेजेंट की सिचुएशंस को एनालिसिस करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। एक्यूरेट ये नहीं कह सकते कि हाँ, गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ फ्यूचर में यही होने वाला है, फ्यूचर में यही होने वाला है, दैट्स द रीजन। ओके, यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही कलेक्ट किया जा रहा है, नॉन न्यूमेरिकल दैट मीन्स नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ये लेकर नहीं चलते, समझ रहे हो। जैसे कि कंपटीटर की स्ट्रैटेजी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही है, मार्केट में क्या चेंज आ रहा है, मैनेजमेंट को क्या चेंज करना चाहिए, दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। चलो जी, एवरेज एनालिसिस क्या होता है, देखो एवरेज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। एवरेज का मतलब क्या है, अब देखो अगर मैं कहूँ कि जो मेरे मार्क्स मैंने आपको बताए लास्ट मैंने कहा कि मेरे 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में ले लेते हैं 95, 92,
99, 82। ये तो हो गया इंडिविजुअल, हमने ट्रेंड देख लिया कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब क्या है, इन सब का टोटल अपॉन में नंबर ऑफ आइटम होता है, यही होता है। मीन का निकालना है, देखो मैं इसका एवरेज निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। 95, 99 एंड 82, इन सब का टोटल हो गया है 368 अपॉन में 4 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 4। यहाँ पे 92 क्या है हमारे पास, एवरेज। समझ पा रहे हो, दैट मीन्स इन सब का बीच का पॉइंट जो कि इसके आसपास का डाटा बनने वाला है ना। तो ये होता है एवरेज एनालिसिस, कि हमारा एवरेज क्या है। एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिसाइड कर लेते हैं कि अगर हमारा इससे ऊपर है, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा एवरेज 90 है, ठीक है, अगर इससे ऊपर है तो सिचुएशन ठीक है, इससे कम हुआ तो सिचुएशन थोड़ी सी डेंजर पोजीशन में, दैट्स इट, सिंपल एवरेज। ये कहते हैं कि आल्सो नोन एज द ट्रेंड एनालिसिस एंड द हिस्टोरिकल एनालिसिस, जिसे हम डायनामिक एनालिसिस भी कहेंगे। मोर देन 1 ईयर से हम कंपेयर करेंगे, बट सेम आइटम को कंपेयर करेंगे। मैं इसको इतने बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है पैटर्न, चेंज को पता लगाना होता है, टेंडेंसी पता नहीं कितनी टेंडेंसी से चेंज हो रहा है, कि मतलब कितनी, मतलब ये तो नहीं एकदम से बढ़ रहा है फिर एकदम से कम हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है एकदम से कम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। या फिर कितनी कम 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 करके फिर ऐसे बढ़ रहा है, या फिर ऐसे एकदम से ऐसे बढ़ रहा है, मतलब ये देखना है हमें टेंडेंसी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये है रिवेन्यू का। पहले साल $1 लाख रिवेन्यू, 1,15,000, 120, 130। अब आपको यह नजर आ रहा है कि जो आपका ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये नजर आएगा बढ़ता हुआ। टेंडेंसी क्या है आपकी, आराम आराम से बढ़ रही है, हर साल 5-5 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं, फिर आपका 10,000 रुपये बढ़ा, है ना। टेंडेंसी थोड़ी स्लो है, बट ये इंक्रीजिंग ट्रेंड रेशियो एनालिसिस है। बट एवरेज कैसे निकलेगा, इन सब का ऐड कर दो, डिवाइड में 4 कर दो, दैट्स इट। सबका ऐड किया, डिवाइड में 4 किया, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कितने थे, 4 थे, और 1,16,250 रुपीज़ हमारा क्या हुआ है, एवरेज रिवेन्यू आ गया, दैट्स इट। समझ में आ गया। अब मैं अगर इसको और इसका फाइनली कंक्लूजन निकालूं तो क्या नजर आ रहा है, सी द अपवर्ड ट्रेंड, आपको अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। बट जब हमने कैलकुलेट किया एवरेज को, कंफर्म किया कि हमारी एवरेज इंक्रीज तो हो रही है रिवेन्यू ओवर द लास्ट 4 ईयर से। अब देखो फर्स्ट ईयर क्या थी, 1 लाख थी, अब ये हमने बीच का रखा था 1,15,000, तो हमारा इससे ऊपर है तो हमारी क्या है, बढ़ रही है। अगर वो बात, क्योंकि देखो एवरेज जो है ना दोनों का कम्बिनेशन है, एवरेज एनालिसिस ना दोनों का कम्बिनेशन है, किस किस का, ट्रेंड का और रेशियो का। अब ट्रेंड के साथ तो मैंने इसको बता दिया कैसे है, रेशियो का मतलब क्या है कि दो नंबर्स के बीच में क्या पता लगा रहे हो आप, रिलेशनशिप बता रहे हो कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, एक कंपनी का इन्वेंट्री लेवल बैलेंस बता रखा है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, एवरेज निकाल सकते हो, तीनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो 3 से, 21,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज इन्वेंट्री आ गई। बट अगर मुझे कैलकुलेट करना है रेशियो, तो मैं कैसे करूंगी कि इस कॉस्ट ऑफ गुड्स को सोल्ड करने में मेरी इस कॉस्ट ऑफ ये जो गुड्स को सोल्ड करने में जो कॉस्ट आई है वो, ठीक है, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, दैट मीन्स जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, प्लस करो बटे में 2, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे समझ पा रहे हो मीन्स कि अगर कंपनी ने स्टॉक को, आपका जो स्टॉक है, आपकी जो इन्वेंट्री है, उसको ज़्यादा स्टोर करके रखा हुआ है और उसकी मूवमेंट भी नहीं हो रही है, तो कहने का मतलब क्या है कि मूवमेंट ही नहीं हो रही, स्टॉक भी ज़्यादा है, तो दैट मीन्स खराब होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कम स्टॉक रखना चाहिए। अगर आपके रेशो ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नज़र दिखाई दे रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है टू मच स्टॉक, जो कि कहीं ना कहीं आपके कैश फ्लो को ज़रूर इम्पैक्ट करेगी। क्यों भाई, क्योंकि अगर देखो सामान बाहर ही नहीं जाएगा, क्या पैसा आपके पास आएगा, नहीं आएगा, यही तो बात बता रखा है। क्लियर है, चलो जी। अब आपके पास ये भी हो गया है, ट्रेंड भी हो गया है, रेशो भी हो गया है, कंपैरेटिव भी हो गया, कॉमन भी हो गया। थर्ड इज दिस एंड फोर्थ यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, चलो मैं बता देती हूँ, एवरेज एनालिसिस। इज इट क्लियर? अब हम रेशियो के ऊपर पहुंचते हैं, रेशियो नंबर 5। चलो रेशियो क्या है? रेशियो मैंने आपको बताया दो आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि मैं ये कह रही हूं कि आपके पास आपको खाना खाना है, ठीक है,
आपके पास सामने रोटी रखी हुई है, ठीक है, एक तरफ राइस रखे हुए हैं, ठीक है, ये आपका डिसीजन है कि रोटी और राइस में कितना कितना रेशियो आप लेंगे। दैट मीन्स इनको बैलेंस बना के, इनके बीच में रिलेशन बना के आप इसको क्या करने वाले हो, ईट करने वाले हो, खाने वाले हो, राइट। तो आपने कहा कि मैं 2 तो रोटी लूंगा और 1 प्लेट राइस लूंगा, ठीक है, मैं इसको करने के बाद मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाता है। दैट मीन्स आपने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन सेटअप किया, कहा कि मैं 2 रोटी खाऊंगा, एक प्लेट जो राइस है वो लूंगा, छोटे वाले कभी सोचो, बड़े वाले नहीं, इतनी सी है, छोटी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2:1 क्या नजर आ रहा है कि आपने 2 तो रोटी ली, 1 प्लेट राइस ली है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक रिलेशनशिप करना है 2 आइटम्स के बीच में। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग टर्म में, बिजनेस की फॉर्म में, अकाउंटिंग रेशियो का मतलब होता है, अकाउंटिंग एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब आप 2 आइटम्स यहाँ पे क्या है, या तो आप डेट लेंगे या फिर आप इक्विटी लेंगे। दैट मीन्स फर्म के अंदर पैसे को रेज करने के लिए या तो आप बाहर से पैसा उठाएंगे या फिर आप खुद का पैसा यूज करेंगे। जब आप 2 इनके बीच में रिलेशन बनाते हो उसे हम कहेंगे रेशियो एनालिसिस। और इसकी ये होती है लॉन्ग टर्म रेशियो का भी वैसे तो बता देती हूँ, काफ़ी टाइप की होती है, जैसे लिक्विडिटी होती है, सॉल्वेंसी होती है, एफिशिएंसी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है। इन सब का काम अलग अलग है। नेक्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो सिंपल सा समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो, अभी मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ टाइप ऑफ रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेजर करना होता है शॉर्ट टर्म एबिलिटी को। दैट मीन्स यहाँ पर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स होती है कि फर्म के पास कितनी एबिलिटी है, क्या फर्म इतनी कैपेबल है कि अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को, करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके विद द हेल्प ऑफ द करंट एसेट्स, इनके बारे में बताती है। अगर वही बात लॉन्ग टर्म की बात आ जाती है तो वहां पर उसे सोल्वेंसी रेशियो कहते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि फर्म कितनी जल्दी अपने इंटरेस्ट को पे कर पा रही है, कितनी जल्दी अपने डेट को पैसा दे पा रही है, इसे हम कहेंगे, हम सोल्वेंसी रेशियो कहेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि इसमें यह देखा जाता है कि मेजर किया जाता है कि कंपनी की एबिलिटी क्या है कि वो जनरेट कर सके प्रॉफिट, चाहे वो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जा रही है, नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, रिटर्न ऑन एसेट्स की बात की जा रही है, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जा रही है, जिसे हम EBIT कहते हैं। क्लियर है। एफिशिएंसी रेशियो क्या मतलब क्या है कि कंपनी किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करके रख रही है। यहां पर आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितनी जल्दी पैसा जल्दी से रिकवर कर पा रही है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। समझ पा रहे हो कि कितना पैसा ज्यादा स्टॉक में, ये सामान स्टॉक में तो नहीं रखा, क्यों रखा है,